हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित के अंदर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है, प्रश्न बैंक, उसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो अपने एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं, तो वो चैप्टर वाइज अपने को दे रखे हैं। तो चैप्टर वाइज सभी प्रश्नों को अपने करते हैं सॉल्व। आज अपने करेंगे प्रश्नावली पहली से। इससे पहले जो कक्षा 10 की वर्कबुक जारी की गई थी, वो पूरी वर्कबुक अपने सॉल्व कर ली है, तो वो भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। कक्षा 10 विषय गणित का ये प्रश्न बैंक है, जो इस तरीके से इसका कवर पेज आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर राजस्थान के द्वारा जारी किया गया। तो स्टार्ट करते हैं इसकी पहली प्रश्नावली के प्रश्नों को। यहाँ से अगर अपने देखें तो इस प्रश्नावली में से टोटल एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, जिसमें ए ऑप्शन होंगे। रिक्त स्थान का प्रश्न इसमें से नहीं आएगा। अति लघुत्रात्मक टाइप का एक प्रश्न आएगा और लघुत्रात्मक टाइप का भी एक प्रश्न आएगा। टोटल 3 प्रश्न इस प्रश्नावली में से आएंगे, जो कि अपने को यहाँ पे दे रखा है। और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपने को यहाँ पे दे रखे हैं, जिसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, या गुणनफल अभाज्य संख्या के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो ये अपनी प्रमेय भी है। ठीक है, जो अपनी प्रमेय प्रश्न भी दे रखा है, और उसकी प्रमेय की ये जो लाइनें हैं वो भी अपने को यहाँ पे दे रखी है। स्टार्ट करते हैं अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। यहाँ पे दे रखे है कि 72 और 120 का अपने से मैस है को इंग्लिश के अंदर HCF कहा जाता है। तो इसका मैस है या HCF ज्ञात करना है। तो मैस है या HCF ऐसी संख्या होती है जिसका भाग इन दोनों संख्याओं के अंदर पूरा पूरा जाना चाहिए। दोनों संख्याओं के अंदर भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 24 आ जाएगा, जिसका भाग 72 और 120 दोनों में पूरा पूरा जाता है। नहीं तो आप इसमें 72 के अभाज्य गुणनखंड करके और 120 के अभाज्य गुणनखंड करके आपको में से ज्ञात करना है। दूसरा प्रश्न है पूर्णांक संख्या 12 और 15 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम को अपने लसाअ भी कहते हैं। तो एलसीएम ऐसी संख्या होती है जिसके अंदर इन दोनों का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। देखिए, ऐसी संख्या जिसके अंदर 12 का भाग भी पूरा पूरा जाए और 15 का भाग भी पूरा पूरा जाए। तो इसमें आप देखोगे कि 60 भी आता है, 30 भी आता है और 180 भी आता है। तो अपने को इसमें छोटी संख्या लेनी होती है, जिसकी 30 में तो 12 का भाग तो जाएगा ना, 60 आ जाएगा अपने पास। 60 के अंदर 12 का भाग भी जाएगा और 15 का भी। तो जो HCF या मैस है वो तो छोटी संख्या होगी जिसका भाग यानी कि 24 का भाग 72 और 120 दोनों में जाना चाहिए। और एलसीएम या लसाअ ऐसी संख्या होती है जिसमें 12 और 15 का भाग पूरा पूरा जाता है। नहीं तो आप 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे 2 गुणा, ठीक है, उसके बाद फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। ये 12 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं। फिर 15 के करेंगे तो 15 के आ जाएंगे 3 गुणा में 5। तो इसमें 2 अधिकतम बार जो 2 आ रहा है ये आ जाएगा 2 बार, तो और एक बार फिर 3 आ जाएगा और एक बार फिर 5 आ जाएगा। तो इन सभी का गुणा करें, 2 को 2 से गुणा करें 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60 होता है। इसके बाद तीसरे प्रश्न में अपने से पूछा है कौन सी संख्या अप्रमेय संख्या नहीं है, यानी कि अप्रमेय संख्या नहीं है। तो जो पाई है, पाई एक अप्रमेय संख्या है, √2 भी एक अप्रमेय संख्या है, √3 भी एक अप्रमेय संख्या है, √25 का मान 5 होता है, तो 5 एक प्रमेय संख्या है। चौथा प्रश्न है दो पूर्णांक a व b सअभाज्य संख्या, सअभाज्य का आशय होता है। तो सअभाज्य वो होती है जिसके अंदर सिर्फ एक वन ही क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। इसके अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, वो होती है सहभाज्य। तो इसके अंदर अपने पास जो ब नंबर है वो अपना सही आएगा, ब नंबर ऑप्शन राइट करना है। फिर 5वें के अंदर है 120 का अभाज्य गुणनखंड रूप होगा।
तो 120 को अपने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो 120 के अगर अपने अभाज्य गुणनखंड करते हैं इस तरीके, जैसे 2 का इसमें भाग दें तो 60 आ जाएगा, फिर 60 में 2 का भाग दें 30 आ जाएगा, फिर 30 में 2 का भाग करते हैं तो 15 आ जाएगा, फिर 15 के अंदर अपने 3 से भाग करते हैं तो 5 आ जाएगा, 5 में फिर 5 का भाग करते हैं तो 1 आता है। तो इसके ये 2 गुणा 2 3 बार ये हो गए, फिर 3 गुणा 5, तो ये अपने पास क्या बनते हैं, अभाज्य गुणनखंड बनते हैं। तो इसमें अपने देखें 2 गुणा 2 3, जो दय नंबर है वो अपने को आ जाएगा, यानी कि इसमें 5 भी आ रहा है, इसमें 3 भी आ रहा है, और जो 2 है वो 3 बार आ रहे हैं ना, इसमें तो सिर्फ 2 बार ही आ रहे हैं, तो ये अपना सही नहीं होगा। इसमें 2 3 बार आ रहा है, 2 3 बार फिर इसके अंदर ए नंबर के अंदर अपने पास आता है। तो यहाँ पे इनका तो कर दिया गुणा, 3 5 से 15 और 2 की घात 3 ले ली, तो अपने को मैच करना है। वैसे अभाज्य गुणनखंड तो इसके यही होंगे कि 2 गुणा में 2 गुणा में 2, फिर गुणा में 3, फिर गुणा में 5। वास्तव में जो इसके अभाज्य गुणनखंड है वो तो यही होंगे, लेकिन इसके अंदर अपने क्या बोला है कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को देखना पड़ेगा कि किसके अंदर है ये सही बैठते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना तो वास्तव में तो वैसे देखें तो अभाज्य गुणनखंड ये जो 15 है वो अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये भी अपना नहीं है, तो बट यहाँ पे क्या आना चाहिए था कि इसके अंदर दय नंबर ऑप्शन के अंदर 2 की घात यहाँ पे 3 आनी चाहिए, तो फिर जाके ये सही बैठता। तो राइट में इसका देखें तो यहाँ पे कुछ भी करेक्ट नहीं दे रखा, तो अपने को जो इसके वास्तव में अभाज्य गुणनखंड के बनेंगे वो आएंगे 2 की घात 3 गुणा 3 आ जाएगा और गुणा में 5। ये जो ऑप्शन है वो सही होना चाहिए, थोड़ा इसमें मिसप्रिंट अपने को दे रखा है, तो दय नंबर वैसे इसका सही होना चाहिए। इसके बाद छठे प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है यहाँ पे एम का दे रखा है और यहाँ पे एन के रूप में लिखा जाए, तो इसका HCF निकालना है। HCF होता है जो दोनों में कॉमन आता है, जो दोनों के अंदर सेम एक जैसा आता है। तो इसमें x 2 बार आ रहे हैं, तो इसके अंदर भी x कम से कम 2 बार तो आ रहे हैं, फिर इसमें y 5 बार, इसमें y 2 बार, तो कम से कम y 2 बार दोनों में आते हैं। कम से कम x दोनों में 2 बार आते हैं, y भी दोनों में 2 बार आते हैं, तो x² y² इसका राइट आंसर होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 5 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 245 और 129 शेष रहता हो। तो इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 5 को विभाजित करें और विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 245 और 129 शेष रहता हो। तो इसके अंदर भी थोड़ा बहुत अपने को सही से नहीं दे रखा, फिर भी अपने दोनों में से 5 5 माइनस करके 245 में से 129 में से 5 5 माइनस करके इसके अपने को अभाज्य गुणनखंड करके और इसका अपने HCF निकाल लेते हैं। प्रश्न के अंदर अपने पास होना चाहिए था कि 5 शेष रहने चाहिए थे, 5 यहाँ पे शेष लिखना थोड़ा सा उल्टा इसमें लिख रखा है। तो अपने दोनों में से 5 5 माइनस करें, 245 में से 5 करें 240, 1029 में से 5 माइनस करें तो 1024। तो 240 के और 1024 के अपने को पहले अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, जैसे मैंने 240 के कर रखे हैं, 1024 के भी आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। उसके बाद जो दोनों में कॉमन आता है, दोनों का अपने को HCF ज्ञात करना है। तो HCF इसमें 2 4 बार आ रहा है, तो 1024 में 2 काफ़ी बार आता है, तो उसमें से 4 बार कॉमन आ जाएगा, तो 4 बार कॉमन का मतलब ये हो जाएगा 16। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर अपने पास 16 आता है। 8वें प्रश्न के अंदर देखा, यदि x व 18 का LCM 36 है तो HCF 2 है, तो x का मान अपने को बताना है। तो 2 पूर्णांक है x और 18, तो इसमें सूत्र लगता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के, तो HCF गुणा LCM। ठीक है, तो HCF अपने को 2 दे रखा है, LCM 36 दे रखा है, 2 संख्या x और 18 है। x का मान अपने को ज्ञात करना है, इसलिए क्या होगा कि जो गुणा में 18 है वो आपको पता है कि इसके बटे में आ जाएंगे, 18 के पाड़े से कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, अपना सही उत्तर आ जाएगा। तो x का जो मान है वो अपने पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। 9वां प्रश्न है, यदि 2 संख्याओं का HCF 27 दे रखा है, LCM 162 दे रखा है, उनमें से एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो
तो सेम ये प्रोसेस है जो ऊपर अभी मैंने आपको बताया, उसी तरीके से इसके अंदर भी अपने को करना है कि दो संख्याओं का गुना, एक संख्या को अपने x मान लेते हैं, दूसरी संख्या अपने पास हो जाएगी 54 और बराबर में होता है HCF गुना LCM होता है, HCF है 27 और LCM है अपने पास 162। अब ये 54 जो गुना में है वो उसके चला जाएगा बटे में, ठीक है, ये इसके भाग में चला जाएगा 162, इस तरीके से 162 नीचे आ जाएगा 54, 54 आ जाता है। फिर ये 27 के पहाड़े से काटें, 27 एकम 27, 27 दूना 54 होते हैं। फिर ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 81 दूना 162 होते हैं। इसका ब नंबर जो है वो राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है पूर्णांक 96,404 का HCF अपने को बताना है। तो 96 और 404 के पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करने, अभाज्य गुणनखंड करके फिर उसका आपको HCF बता देना है, जिसके अंदर अपने को कि 100 नंबर आ जाएगा, ठीक है। पहले 96 के अभाज्य गुणनखंड करने, फिर 404 के अभाज्य गुणनखंड करने, उन दोनों में से जो कॉमन मिलेगा वो अपना HCF होगा। आगे जो अति लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न हैं, ये अपने को 4-5 प्रश्न दे रखे हैं, अति लघुत्रात्मक टाइप के दे रखे हैं और कुछ यहाँ पे लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न दे रखे हैं, यानी कि इसमें से वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न आएगा, अति लघुत्रात्मक टाइप का प्रश्न आएगा और एक लघुत्रात्मक टाइप का प्रश्न आएगा। तो इसको अपने करते हैं एक पेज के ऊपर सॉल्व, ताकि जिससे अपने को साफ साफ और अच्छे समझ में आ सके। इससे पहले एक आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी 10वीं क्लास के अंदर जो मैथ के क्वेश्चन हो वो अच्छे समझ में आए, अच्छे उनके नंबर प्राप्त हों। तो इतना काम आप ज़रूर करें कि वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के अंदर कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उन तक ज़रूर शेयर करें। तो अपने करते हैं आगे के बचे हुए प्रश्नों को। तो यहाँ से शुरू होते हैं अपने अति लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न, जिसमें 11वां प्रश्न दे रखा था कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय लिखनी है। तो ये इसकी प्रमेय का कथन है। जो अंक गणित की पहली प्रश्नावली के अंदर प्रमेय है, तो एक प्रमेय तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी, वो तो सिलेबस में से कटी गई है। एक प्रमेय थी उसके अंदर अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, 2 प्रमेय थी पहली प्रश्नावली के अंदर। तो ये दूसरी प्रमेय अपने को इसके कथन लिखने के लिए दे रखा था प्रश्न में। तो ये अपने को पूरा का पूरा जो 3-4 लाइनें हैं इसको याद कर लेनी है। उसके बाद 12वें प्रश्न के अंदर था कि 7429 के अपने को सिर्फ अभाज्य गुणनखंड ही करने थे। तो इसमें पहले 17 से भाग जाएगा, फिर 19 का भाग जाएगा, फिर 23 का भाग जाएगा। तो भाग करके अगर आपको सीधा ना पता लगे तो भाग देखकर चेक करने हैं। भाग जिसमें पूरा पूरा जाता हो तो उसके अंदर अपने को अभाज्य गुणनखंड, जैसे अपने को ये करना है कि 7429, तो इसमें 2, 3, 5, 7 उनका भाग नहीं जाता है। देखो इसके अंदर अपने को अभाज्य लिखा है, तो अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए पहले अपने को। जैसे 2 अभाज्य होती है, 3 अभाज्य होती है, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 11 अभाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या, 17 अभाज्य संख्या, फिर 19 है अभाज्य, फिर 23 है अभाज्य, फिर 29 है अभाज्य। देखिए ऐसी संख्या है जिसके अंदर सिर्फ खुद का ही भाग जाता है, जो खुद की टेबल के अंदर खुद के पहाड़े में आती है वो अभाज्य संख्या होती है। तो जब अभाज्य गुणनखंड अपने करते हैं तो इन्हीं संख्याओं का भाग दिया जाता है। इनके बीच में जैसे 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, 12 आता है, तो इनका भाग देकर चेक नहीं किया जाता, सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना पड़ता है। सवाल जो दे रखा है इसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13 इनका भाग पूरा पूरा नहीं जाता, कुछ शेषफल बचता है, इसमें डायरेक्ट जाता है 17 से भाग। तो 17 का भाग दें, इसमें 17 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85 बड़ा हो जाता है, 74 से बड़ा हो जाता है, तो 17 चौके हो जाएगा 68। इस तरीके से 68 लिखा। फिर माइनस करते हैं, 14 में से 8 कट कर देंगे, 6 आ जाएगा, ऊपर से 2 उतारेंगे तो ये 62 बनते हैं। तो अब 17 के पहाड़े में 62 या 62 से छोटा, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिये 51 और 17 चौके 68 ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए 17 तिये 51। फिर 2 में से 1 माइनस किया 1,
6 में से 5 माइनस किया 1, ऊपर से उतारा 9, 17 के पहाड़े में 119 आते हैं 7 पे, तो 17 7 है 119 और ये भाग जा रहा है अपने पास, पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया 437, तो 437 अपने यहाँ पे लिखा। इसी तरीके से फिर अपने को 19 का भाग देंगे तो 23 तक जाएगा, 23 में 23 का ही भाग जाता है तो 1 पे, ये इसके क्या आ जाएंगे अभाज्य गुणनखंड 17 गुना 19 गुना 23। इस तरीके से अपने किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। घातांक रूप में लिखना है प्रश्न में, तो इसमें एक एक बार ही आ रहा है, 17 भी एक बार है, 19 भी एक बार है, 23 भी एक बार है। तो घात का मतलब होता है कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार वो आ रहा है, बार बार कितनी बार आ रहा है, तो उतनी उसके ऊपर घात लगती है। इसमें एक एक बार है तो एक एक घात ही अपने लगाई है। फिर अगला 13वें प्रश्न की बात करें, इसमें 56 व 224 का HCF में से ज्ञात करना था। तो जैसे मैंने ऊपर न्यू टैब वाले प्रश्न सीधे शॉर्ट में कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पे अपने को पूरा डिटेल से करने, इसलिए उसमें अपने ज़्यादा टाइम खराब नहीं किया। तो यहाँ पे 56 व 224 का, तो पहले 56 के अभाज्य गुणनखंड किए, जैसे अपने 56 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, 56 में 2 का भाग दिया 28, 28 में 2 का भाग देंगे 14, 14 में 2 का भाग देंगे 7, 7 में 7 का भाग दे के 1। ऐसे फिर 224 में 2 का भाग देंगे 112, 112 में फिर 2 का भाग देंगे 56, और 56 के बाद ये सेम जो इधर कर रखे हैं वो के वो सारे ही यहाँ पे आ जाते हैं। फिर अपने को 56 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए, यहाँ पे 224 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। उसके बाद 56 में 224 का HCF या मैस है। तो इसमें देखें इन दोनों में 2 आता है, तो उसके बाद दोबारा फिर 2 आता है, इसमें फिर दोबारा फिर 2 आता है, तो 3 बार तो इसमें 2 आ गए। जो कॉमन आता है, जो दोनों में आता है उतना ही लिखना है, 2 3 बार। उसके बाद इसमें 2 आ तो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर नहीं आ रहे ऊपर वाले में, तो अपने नहीं लिख रहे। लास्ट में 7 दोनों में आते तो 7 भी यहाँ पे लिख दिया। तो HCF या मैस है वो संख्या होती है जो अभाज्य गुणनखंड के अंदर कॉमन गुणनखंड होते हैं, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं वो यहाँ पे लिखे जाते हैं। तो इनका गुणा करेंगे आपस में। अब 2 का 2 से गुणा किया 4, 4 दूने 8 और 8 7 56, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 56 या 56। आगे 14वें प्रश्न के अंदर भी अपने को इसका HCF व LCM ज्ञात करना है। तो HCF LCM दोनों निकालने, तो पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड, फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड, फिर 21 के अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद निकालना है अपने इसका HCF निकालना है। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख लिए। अब HCF की बात करें अपने यहाँ पे, तो HCF होता है जो तीनों में, अब यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, 12 है, 15 है, 21 है। इन तीनों में जो कॉमन आएगा, तीनों में जो उभयनिष्ठ होगा वो अपना क्या होगा, HCF होगा, वो अपना मैसय होगा। HCF कहते हैं उसको, मैसय कहते हैं उसको, महत्व समावर्तक भी कहते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास 3। उसके बाद नेक्स्ट अपने से पूछा है LCM, यानी कि लैसेपय या लघुत्तम समावर्तक। तो इसमें सबसे पहले जो बड़ी घात आती है, जैसे 2 इसमें सबसे ज़्यादा बार आ रहे हैं, 2 लिख दिए। फिर तीनों में 3 एक बार आ 3 भी लिखना है, 5 भी लिखना है, 7 भी, यानी कि सारा ही लिखना है, कोई संख्या दोबारा रिपीट ना हो, ये ध्यान रखना है। तो इसके अंदर अपने पास इनका गुणा कर देंगे, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 4 3 12, 12 5 60 और 60 7 420 होते हैं। HCF LCM ज्ञात हो गया। फिर 5005 के सिर्फ आपको अभाज्य गुणनखंड करने, पहले 5 का भाग जाएगा 1001, फिर 7 का भाग इसमें जाएगा 143 आ जाएगा, फिर 11 का भाग जाएगा 13, फिर 13 में 13 का भाग जाता है 1, और नीचे इसके अभाज्य गुणनखंड अपने लिख देने हैं। उसके बाद 16वें प्रश्न के अंदर 336 व 54 है, इसका अपने को HCF LCM वगैरह ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपने 336 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, जो कि आप देख सकते हो अभाज्य गुणनखंड करने आपको अच्छे से आते होंगे, बहुत ही इजी सी प्रश्नावली है। फिर 54 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, 2 2 का भाग देके 3 3 का भाग देकर। उसके बाद इसके अपने यहाँ पे 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब HCF ज्ञात करना है, तो HCF वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन आती है, जैसे इसमें 2 आ रहा है, इसके अंदर 3 और इसमें भी 3 आ रहा है,
तो बस इतनी संख्या जो दोनों में सेम आती है, कॉमन आती है, वो लिख देंगे। यहाँ पे 2 तिये 6 होता है। इसके बाद एलसीएम की बात करें तो अब एलसीएम को समझें तो एलसीएम में सबसे ज़्यादा जो 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है, तो जिसमें ज़्यादा बार आते हैं, जिसमें अधिकतम घात होती है, जिसमें हाईएस्ट घात होती है, हाईएस्ट बार जो अधिकतम बार 2 आते हैं वो लिखने हैं, लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद इसमें 3 एक बार आता है, इसमें 3 है वो 3 बार आते हैं। तो जिसमें ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, जिसमें ज़्यादा बार आते हैं वो लिखे जाते हैं, जो कम वाले हैं उसको छोड़ा जाता है। किसके अंदर? एलसीएम के अंदर। उसके बाद 7 बचता है, 7 का 7 अपने लगा दिया। इन सभी का अब गुणा करेंगे तो इनका गुणा करने के बाद अपने पास जो इसका एलसीएम है वो आ जाता है 3024। अब इसकी जांच भी करनी है, इसकी अपने को सिद्ध भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। तो सबसे पहले दो संख्याएं जो अपने को दे रखी हैं 336 और 54, इन दोनों का गुणा किया 18,144 आता है। और उसके बाद फिर इसके अंदर अपने को थोड़ा सा यहाँ पे रह गया, इसके अंदर अपने को ये लिखना था यहाँ पे कि HCF गुणा LCM, ठीक है, ये भी HCF गुणा LCM। तो HCF तो अपने पास है 6 और LCM अपने पास है 3024 है। तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 तिये 18। तो ये आ जाएगा 18,144 अतः उसके नीचे लिख देना है आपको, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM के। 17वां प्रश्न है जिसमें बोला है कि ये थोड़े अपने बड़े प्रश्न आ जाते हैं, लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न आ जाते हैं यहाँ 16 नंबर से। और 17वां प्रश्न है कि 7√5 एक अप्रमेय संख्या, ये अपने को सिद्ध करना है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो इसके अंदर क्या करना है अपने को, सबसे पहले लिखेंगे माना कि 7√5 एक प्रमेय संख्या है, हम ऐसे दो पूर्णांक a और b लेते हैं, b बराबर नहीं है 0। उसके बाद इसको लिखेंगे a बटे b और बराबर में 7√5 है। ये जो बटे में b है वो इसके गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 को b से गुणा करेंगे 7b और साथ में आ जाएगा √5 और बराबर में है a। अब ये जो रूट के साथ वाला 7b है वो a के बटे में चला जाए, गुणा वाली संख्या वो इसके बटे में चली जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा a बटे 7b बराबर √5। इसके बाद लिखना है a b और 7 पूर्णांक है, तो a बटे 7b एक प्रमेय संख्या होगी, अतः √5 भी एक प्रमेय संख्या होगी। जब a b और 7 पूर्णांक है तो इससे बनने वाली जो भिन्न है वो क्या कहलाती है? एक प्रमेय संख्या कहलाती है। तो अब ये वाली जो प्रमेय है तो इसके जो सामने बराबर में लिखिए ये भी प्रमेय होगी, तो अतः √5 भी एक प्रमेय संख्या होगी। अब इसका विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 तो एक अप्रमेय संख्या होती है, अतः हमारी कल्पना गलत है, 7√5 एक अप्रमेय संख्या। ये आपको थोड़ी सी थ्योरी है, याद रखनी पड़ेगी, बीच वाला थोड़ा 2-3 लाइनें जिसको सॉल्व करना होगा। 18वें प्रश्न के अंदर है तो इसमें अपने को सिद्ध करना था कि √3 एक अप्रमेय संख्या है। तो इसके अंदर भी उसी तरीके से सबसे पहले लिखते हैं, माना कि √3 एक प्रमेय संख्या है। अब दो पूर्णांक a और b लेते हैं, b बराबर नहीं है 0, और √3 बराबर a बटे b, यहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक 1 ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, उसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। इसके बाद दोनों और वर्ग करने पर तो इसका भी अपने वर्ग कर देंगे और इसका भी अपने को वर्ग कर देना, यानी कि स्क्वायर कर देनी है। स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाएगा 3 के ऊपर से और इस बराबर में आ जाएगा a² और बटे में b²। अब ये जो बटे में b² है वो इसके गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b² बराबर a²। अब ये जो 3 है वो 3 a को विभाजित करेगा, क्योंकि 3 इसके बटे में जाएगा, तो ये बन जाता है a² बटे में 3, मतलब a² को 3 विभाजित करेगा, यानी कि भाग जाएगा a² में 3 का भाग विभाजित करेगा। अब a² को क्या लिख सकते हैं अपने, a गुना a लिख सकते हैं और बटे में क्या है 3, तो इसका मतलब ये a को भी विभाजित करेगा 3, जो 3 है वो a को भी
विभाजित करेगा। तो 3 ए को भी विभाजित करेगा। अब अपने क्या मान लेते हैं, अब मानते हैं कि अब माना ए बराबर 3c है। अब ये जो 3b आ रहा था इसको अपने क्या मान लिया, 3c मान लिया कि a बराबर क्या माना अपने, c माना, यहाँ c एक पूर्णांक है। अब दोनों तरफ वर्ग कर दें, इसकी भी स्क्वायर कर दें और इसकी भी स्क्वायर कर दें, तो ये तो हो जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 3 का वर्ग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9c स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए अपने a स्क्वायर बराबर क्या है, a स्क्वायर बराबर है 3b स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह पे 3b स्क्वायर लिख दिया और बराबर में आ जाएगा अपने पास 3c स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9c स्क्वायर हो गया। अब ये जो 3 गुना में है वो 3 गुना वाला इसके 9 के बटे में आ जाएगा। 3 जो गुना में था वो कहाँ आ जाएगा, जो b स्क्वायर बराबर इसको लिखें तो लिखा जाएगा 9c स्क्वायर और बटे में अपने पास आ जाएगा 3 के पहाड़े से कट जाएगा तो ये b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3c स्क्वायर। अब ये जो 3 गुना में है वो b स्क्वायर के बटे में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो b3 है वो 3b स्क्वायर को विभाजित करेगा, उसमें भाग जाएगा। तो जो b को भी क्या करेगा 3 विभाजित करेगा, b को भी 3 विभाजित करेगा, अतः 3b को विभाजित करेगा। ऊपर अपने क्या लिखा, ऊपर अपने लिखा कि यहाँ पे अपने लिख रहे हैं कि ऊपरी पर देखेंगे तो इसमें अपने पास लिखा है यहाँ पे कि 3a को विभाजित करेगा और नीचे अपने यहाँ पे लिख लें कि 3b को विभाजित करेगा। मतलब 3a को भी विभाजित कर रहा है, 3b को भी विभाजित कर रहा है। तो ये जो 3 है वो दोनों के अंदर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर उभयनिष्ठ आ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अपने a और b जो पूर्णांक लिए थे वो सह अभाज्य लिए थे, उसमें सिर्फ एक ही यानी कि एक को एक 1 ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है, 3 उसमें नहीं हो सकता। तो ये लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी कि ए बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, परंतु ए और बी सह अभाज्य संख्या है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः √3 एक अप्रमेय संख्या है। उसके बाद 19वें प्रश्न के अंदर जो राहुल और रवि हैं वो एक वृत्ताकार पथ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। राहुल 18 मिनट के अंदर वो चक्कर पूरा करता है, रवि उसी चक्कर को पूरा करने में 12 मिनट लगते हैं। तो ये दोनों आप वापस कब एक दूसरे से मिलेंगे, तो इसके लिए अपने को एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करने से पहले उसके अपने को अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे 18 और 12 के, और उसके बाद इसका अपने को एलसीएम ज्ञात करेंगे 36 आ जाएगा। अतः राहुल व रवि प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। 20वें प्रश्न में अपने को एचसीएफ दे रखा है 9 और एलसीएम इसका ज्ञात करना है। तो इसमें सूत्र लग जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्याएं अपने को प्रश्न में यहाँ पे दे रखी हैं 306, तो दोनों का गुना बराबर एचसीएफ 9 दे रखा है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये जो 9 गुना में है वो उसके बटे में आ जाएगा। 9 के पहाड़े से काटे 9 एकम 9 और 306 में 9 का भाग दें 34 आता है। 34 को 657 के साथ अगर अपने गुना करते हैं तो ये आ जाता है 22,338। अतः एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 22,338 आता है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, ये सारे सवाल अपने अच्छे से कर लिए हैं। 20 सवाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि वार्षिक परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं थोड़ी बहुत डिजिट चेंज करके। तो अच्छे से इसका अभ्यास करें, अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें ताकि सभी वीडियो के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है वो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और पूरी की पूरी जो वर्कबुक आई थी उसको सॉल्यूशन करके इस वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है, तो उसको भी आप देखें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा गणित विषय के अंदर अंक हासिल करें। धन्यवाद और शुभ दिन।